आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर को डिटेल में और इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। हम कब बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है? जब एक केमिकल चेंज होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, जैसे कि एक मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसका जलना, एक मैग्नीशियम रिबन का जलना इन प्रेजेंस ऑफ हीट और फायर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एक तरह का केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ, जिसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? यहाँ पर हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता ही होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक का रिएक्शन जो हो रहा है वो आपका एसिड के साथ हो रहा है। ठीक है, और कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो हमें बदले में क्या मिल रहा है? वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है, और दूसरी तरफ ये जिंक जो है हमारा सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और ये ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है। तो एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो चुका है, और ये बेसिकली रिएक्शन जो हो रही है ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर हो रही है। तो कौन सा ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो हमें हेल्प करते हैं ये पता करने में कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? तो किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ स्टेट में, जैसे कि गैस से सॉलिड का बनना या सॉलिड से गैस का बनना, इस तरह का कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। चेंज इन कलर भी हो सकता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स का, जहाँ पे हम एसिड को बेस के साथ तब तक मिलाते रहते हैं जब तक सॉल्यूशन का कलर पिंक नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपका चेंज इन कलर का। तीसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरह का इवोल्यूशन ऑफ गैस का रिएक्शन है, और इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। देन चेंज इन टेम्परेचर हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत हाई हीट इवॉल्व होती है। तो एक तरह का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज को दर्शाता है। तो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंस है जो मेनली शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे कि किसी भी चीज़ का सॉलिड से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना, लिक्विड से किसी और फॉर्म में, गैस से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना, जैसे कि हमने देखा, ये सारे चेंजेस हमें दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली होते क्या है? कभी क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है।
जैसे कि हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कन्वर्ट हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हम इसको बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो सबसे आसान तरीका होता है वो हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख के एक्सप्रेस करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में मेनली क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? केमिकल इक्वेशन में हमारा रिएक्टेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, जिसके रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनमें रिएक्शन जिनके बीच होने के बाद ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस B और हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है C। ठीक है, तो ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और इससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी नई चीज़ जब बनती है दो चीज़ों के मिलने से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड इक्वेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ड इक्वेशन में बेसिकली हमें देखने को मिलता है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में बनना। ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है, एक एरो होता है, जैसे दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एरो के द्वारा हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो ये बताया गया है। जो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं उन्हें हम LHS से डिनोट करते हैं, और उनके बीच में हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उनके लिए हम RHS इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में भी प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो हम सिंगल ही लिखेंगे, और दो बनेगा तो हम उनको भी प्लस से दिखाएंगे। अब केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा था आपका ऑक्सीजन के साथ, तो इसे हम बर्न कर रहे थे बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अगर हम इसे कंपेयर करें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे केवल एक, तो ये दोनों मिला के यहाँ कितना, 2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो केवल एक ही है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मिल रहे थे, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो मास सेम नहीं है दोनों साइड, तो इससे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्यों, और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया। अगेन मैग्नीशियम फिर 2 हो जाता है इसको बैलेंस करने की वजह से, तो हमें भी इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो होते हैं जिनमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का प्रिंसिपल लगता है, जहाँ पे हम किसी भी मास को, किसी भी बॉडी, किसी भी मतलब सब्सटेंस के मास को ना ही ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसे बना सकते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड 2-2 का मास बैलेंस कर लिया। तो यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि ये बैलेंस होना चाहिए, ना ही हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन के। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हम देख चुके हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह का होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके
केवल एक HCl बना रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास थे मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे केवल एक ही है। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के 2 HCl बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल एक HCl बन रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये इससे आसानी से समझा जा सकता है। अब हम ट्राई करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्सेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हर फॉर्मूले के अराउंड। जैसे कि यहाँ रिएक्शन में Fe प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी को बॉक्सेस में ले लेंगे, आयरन को बॉक्स में ले लेंगे, वाटर को बॉक्स में ले लेंगे, Fe3O4 और हाइड्रोजन को भी हम बॉक्स में ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे कितने हैं एलिमेंट्स के अनबैलेंस इक्वेशन में। तो देखते हैं, तो हमने पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, आयरन के, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं। तो आयरन का तो एक ही है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। और प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं, प्रोडक्ट में 3 है, 2 है, आयरन का 3 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है। तो स्टेप 3 में देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिनमें होते हैं उन्हीं से हम बैलेंस करना शुरू करते हैं, इससे आसानी होती है। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई सी से भी हम ले सकते हैं। ऐसा कंपाउंड को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। ऑक्सीजन एटम को जैसे हमें बैलेंस करना है, तो इनिशियल कितना है 1 वाटर में, और प्रोडक्ट में कितना है 4 इन Fe3O4। अगर बैलेंस करेंगे तो इसे भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस तरह से हमारा ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस यहाँ देखते हैं हम, जैसे आयरन का रिएक्शन हमने क्या किया था, इसको बैलेंस कर लिया था। पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था, वाटर यहाँ पे हमारे पास 1 था, वाटर में हमारे पास इनिशियल जो थे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 थे, और इन प्रोडक्ट में कितना था 4 था। तो हमने इसको क्या किया था 4 से मल्टीप्लाई किया था प्रोडक्ट के इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। स्टेप 4 में क्या करते हैं, आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक लेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएं। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं पहले, हाइड्रोजन एटम को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए, जो राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस अबव इक्वेशन को अगर हम एग्जामिन करें और थर्ड एलिमेंट का ले लें जो बैलेंस नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ आयरन ही बैलेंस नहीं है जो ऐसा बचता है। तो यहाँ देखें हमने आयरन को भी बैलेंस कर लिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 3 हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 हो चुका है दोनों साइड।
ठीक है, और टोटल हमारे पास जो होगा हाइड्रोजन वो यहाँ से 8 भी बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, करेक्शंस को चेक करेंगे बैलेंस इक्वेशन में। एटम्स के नंबर काउंट करेंगे ईच एलिमेंट्स के बोथ साइड्स पे इक्वेशन के। तो क्या देख रहे हैं हम, यहाँ तो बैलेंस हो गया, 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो उसके बाद क्या देखते हैं हम, सिंबल्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें इसको बैलेंस करने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें इसका फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसके फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करते हैं कि वेदर वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये पार्ट 1 है, हम अगले पार्ट में और डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। थैंक यू।